रूस ने हाल ही में नाटो की सीमा के पास एक ऐसा हथियार दागा है जो जंग के तौर तरीकों को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो आइए इस पूरे मामले को समझते हैं कि आखिर यह हथियार है क्या, हुआ क्या है और क्यों ये एक घटना मॉडर्न वॉरफेयर का पूरा चेहरा बदल सकती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। यूरोप के पूर्वी हिस्से में आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरे महाद्वीप के डिफेंस सिस्टम्स में खलबली मच गई है? बात बहुत सीधी है, पर उतनी ही खतरनाक भी। रूस ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की जिसका नाम बताया जा रहा है ओरेशनिक। इसका निशाना था पश्चिमी यूक्रेन का इलाका। लेकिन ये कोई आम हमला नहीं था। ये जगह नेटो के सदस्य पोलैंड के एकदम बगल में है और ये लोकेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। और यहीं पर वो बड़ा सवाल खड़ा होता है जो शायद सबके दिमाग में है। क्या हम जंग के एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक दौर की शुरुआत देख रहे हैं? इस सवाल का जवाब आगे की दुनिया का नक्शा तय कर सकता है। ठीक है, तो ये समझने के लिए कि ये इतना बड़ा मामला क्यों है, हमें पहले इस हथियार को ही समझना होगा। मतलब ऐसी क्या चीज़ है इस हाइपरसोनिक मिसाइल में जो इसे इतना इतना अलग और इतना खतरनाक बनाती है? देखिए, हाइपरसोनिक हथियारों में दो चीज़ें हैं जो इन्हें डेडली बनाती हैं। पहली है इसकी स्पीड, आवाज़ की गति से 5 गुना से भी ज़्यादा तेज़। लेकिन जो असली गेम चेंजर है वो है इसकी मैन्यूवरेबिलिटी, मतलब हवा में रास्ता बदलने की काबिलियत। एक नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल एक सीधी फेंकी हुई गेंद की तरह होती है जिसका रास्ता पता होता है, पर ये उड़ते उड़ते अपना रास्ता बदल सकती है और यही चीज़ इसे रोकना लगभग नामुमकिन बना देती। और जब हम रफ्तार की बात कर रहे हैं तो ज़रा सुनिए, ओरेशनिक के लिए दावा किया जा रहा है कि ये मैक 10 तक जा सकती है। मैक 10 मतलब 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा। ये नंबर इतना बड़ा है कि शायद दिमाग में भी नहीं आता। तो चलिए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। अब ज़रा इस टेबल को देखिए। एक नॉर्मल हवाई जहाज उड़ता है करीब 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। एक परंपरागत क्रूज मिसाइल 1000 किलोमीटर प्रति घंटा और ये ओरेशनिक मिसाइल 12,000, 10 गुना से भी ज्यादा तेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो रिएक्शन टाइम पहले मिनटों का होता था वो अब बस कुछ सेकंड्स का रह गया है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ स्पीड पर खत्म नहीं होती। ये एक इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल है, मतलब काफी दूर तक हमला कर सकती है। जैसा हमने कहा, ये हवा में अपना रास्ता बदल सकती है, जो इसकी सबसे बड़ी ताकत है। और ये पारंपरिक और न्यूक्लियर दोनों तरह के वॉरहेड ले जा सकती है। हाँ, एक बात ध्यान में रखनी होगी, ये सारे दावे अभी रूस की तरफ से हैं और इनको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करना बाकी है। ऐसी चीजों में प्रोपेगेंडा का एंगल हमेशा रहता है। तो सवाल ये है कि इतनी तेज रफ्तार और ये रास्ता बदलने की काबिलियत, इसका हमारे आज के डिफेंस सिस्टम्स के लिए क्या मतलब है? क्या हम इसे रोक सकते हैं? चलिए इसे रोकने की जो मुश्किल है उसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला, डिटेक्शन। ये नीचे उड़ती है तो रडार से बच सकती है। दूसरा, प्रेडिक्शन। ये रास्ता बदल सकती है तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ गिरेगी। तीसरा, रिएक्शन टाइम। इतनी तेज है कि जब तक दिखेगी तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। और चौथा, इंटरसेप्शन। सीधी सी बात है, हमारे मौजूदा सिस्टम्स इतनी स्पीड और चालाकी के लिए बने ही नहीं हैं। और एक एनालिस्ट ने इस पूरी बात को बहुत सही तरीके से कहा है, ये हथियार सिर्फ हमारी मिसाइल शील्ड को नहीं तोड़ते, ये हमारे सोचने, समझने और फैसला लेने के टाइम को ही खत्म कर देते हैं। इंसान हो या कंप्यूटर, दोनों के पास इतना वक्त ही नहीं बचता कि वो कुछ कर पाएं। तो ये तो हुई टेक्नोलॉजी की बात, लेकिन कहानी का एक और बहुत बड़ा हिस्सा है और वो है लोकेशन। ये जो जगह है ये सब कुछ साफ कर देती है। हमला यूक्रेन के बीच में कहीं नहीं हुआ, बल्कि हुआ एकदम पश्चिम में, नेटो के सदस्य पोलैंड के बॉर्डर के बिल्कुल पास। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये एक मैसेज है। अगर हम इस हमले को डीकोड करें तो 3 चीजें साफ दिखती हैं। पहली, लोकेशन, नेटो के दरवाजे पर, मतलब जरा सी चूक और जंग फैल सकती है। दूसरी, हथियार, ये एक पावर शो है अपनी नई टेक्नोलॉजी दिखाने का। और तीसरी, टाइमिंग, लड़ाई के बीच में ऐसा करना ये सीधा सीधा डराने की कोशिश है। ये सिर्फ एक हमला नहीं, एक रणनीतिक संकेत है। और ज्यादातर मिलिट्री एक्सपर्ट्स इसी नतीजे पर पहुंचे हैं। ये हमला सिर्फ यूक्रेन के किसी टारगेट पर नहीं था, ये एक सोची समझी चाल थी यूरोप और अमेरिका को एक मैसेज देने की। और मैसेज ये है कि देखो हमारे पास क्या है और फिलहाल तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। तो अब आगे क्या? इस एक घटना के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? ये दुनिया की सुरक्षा के पूरे समीकरण को कैसे बदल सकती है? अच्छा, तो जाहिर सी बात है कि नेटो और उसके सहयोगी देश हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे। तो रिएक्शन कैसा होगा? सबसे पहले और सबसे जरूरी, सेंसर और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को अपग्रेड करने पर जोर दिया जाएगा। दूसरा,
यूक्रेन को और बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम देने की बात होगी। और फिर डिप्लोमैटिक प्रेशर और नए सैंक्शंस तो हैं ही। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव आएगा वो शायद सोचने के तरीके में होगा। देखिए, अब तक डिफेंस का मतलब होता था एक मजबूत किला बनाना, मतलब जरूरी जगहों को प्रोटेक्ट करना। लेकिन हाइपरसोनिक हथियार इस किले की दीवारें तोड़ सकते हैं। तो अब डिफेंस का मतलब होगा एक फैला हुआ नेटवर्क बनाना, एक ऐसा नेटवर्क जो मोबाइल हो, लचीला हो, ताकि अगर एक हिस्सा टूट भी जाए तो बाकी काम करता रहे। ये एक घटना एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगी। अब हाइपरसोनिक डिफेंस प्रोग्राम्स पर जोर होगा, सैटेलाइट्स के जरिए इन्हें ट्रैक करने के सिस्टम्स पर और लेजर जैसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स पर। बेसिकली एक नई आर्म्स रेस अब शुरू हो चुकी है। और ये सब हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब किसी हमले का जवाब देने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड्स का वक्त हो, तो एक छोटी सी गलतफहमी को एक ग्लोबल क्राइसिस बनने से कैसे रोका जा सकता है? शायद पूरी दुनिया की सुरक्षा का भविष्य इसी एक सवाल के जवाब में छिपा है।